हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस एज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो ये हमारे इंश्योरेंस सीरीज का पार्ट है। तो पहले हम ईपीएफओ और आईएफएससी का जो कॉमन सिलेबस है वो कवर करेंगे। फिर यहाँ पर आईएफएससी में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है वो कवर कर लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर जो आपका एडा का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो इससे आपके 3 एग्जाम्स जो है वो कवर हो जाएंगे, और मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से वीडियोस आपको ईपीएफओ और आईएफएससी दोनों में काम आएंगे, कौन से वीडियोस आपको केवल आईएफएससी और एडा में काम आने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रोल क्या है इंश्योरेंस का सोशल सिक्योरिटी में। तो सोशल सिक्योरिटी सोसाइटी वाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट इकोनॉमिक सोशल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय कंटिजेंसीज। तो यहाँ पर आपके पास में ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, डेथ, ठीक है, ये सारी अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हमारे पास में इंश्योरेंस एक कोर मैकेनिज्म की तरह काम करेगा फॉर डिलीवरिंग दिस प्रोटेक्शन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट रिस्क पुलिंग। तो आप देखेंगे कि सोसाइटल स्केल पर जो है वो आपकी रिस्क पुलिंग हो सकती है। क्या करना है हमें, कंबाइन करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अलग अलग लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो टैक्सेस, प्रीमियम्स, इसके थ्रू। और जैसे यहाँ पर मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर 10 लाख लोगों ने अपना अपना यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो करवाया, तो क्या होगा, 10 लाख लोगों की तरफ से जो इंश्योरेंस का पैसा आया, कंपनी वो सारा का सारा पैसा उठाएगी और उठाकर कहाँ भेज देगी, वो पैसा कंपनी भेजेगी आपके किसी भी अलग अलग फंड्स में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में लगा देगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ से कंपनी स्टार्ट करेगी कि भाई अब यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट का अपना इनकम ले रही है। अब किसी भी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर इसी अमाउंट का एक पार्ट क्या करेगी, उस पर्सन को इंश्योरेंस के क्लेम के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पर हम वल्नरेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरीके से रिस्क पुलिंग हो रही है, क्योंकि पैसा यहाँ पर सबका लग रहा है और सबको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट प्रीमियम के फॉर्म में देना पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मलाइज करते हैं हम प्रोटेक्शन को। तो जो इनफॉर्मल चैरिटेबल हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट था, उसको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड राइट्स बेस्ड एंटाइटलमेंट बना रहे हैं। जैसे आपका एनपीएस में हमने देखा है, वो रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सपोर्ट को फॉर द एल्डरली। इसके बाद में हम मिटिगेट करेंगे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो मिनिमम इनकम या फिर हेल्थ एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो वल्नरेबिलिटीज को हम रिड्यूस कर देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पर आपका आएगा जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जहां पर 2 लाख रुपीस का आपको कवरेज मिलता है फॉर 330 रुपीज पर ईयर एज प्रीमियम। तो हम यहाँ पर लो इनकम ग्रुप्स को टारगेट कर चल रहे हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, प्रमोट करेंगे हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो जो कंजम्पशन ड्यूरिंग क्राइसिस है उसको हम स्टेबलाइज करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर हम देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड हमें मेंटेन करनी है। तो अटल पेंशन योजना क्या कर रहा है, फिक्स्ड पोस्ट रिटायरमेंट इनकम को इंश्योर करता है और ओल्ड एज पॉवर्टी को प्रिवेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट वेलफेयर। तो गैप्स यहाँ पर फिल किए जाएंगे जहां पर कैपेसिटी जो है वो हमारी लिमिटेड है। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सप्लीमेंट करेंगे पब्लिक हॉस्पिटल्स को। अब लिमिटेशंस इंश्योरेंस की सोशल सिक्योरिटी में, कवरेज गैप्स, इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो यहाँ पर हमारा ऑफन एक्सक्लूडेड रहता है, उसको हमें यहाँ पर कवर करना होता है। 92% ऑफ इंडिया का वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल है एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो प्रीमियम जो है वो अनअफोर्डेबल है फॉर द पुअरेस्ट बिना किसी हैवी सब्सिडीज के। मॉरल हजार्ड की बात करें तो ओवर यूटिलाइजेशन हम सर्विसेज का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पब्लिक फंडेड हेल्थ सिस्टम्स देखेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम्स, यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल प्रोटेक्शन होगा, पॉवर्टी रिडक्शन किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, प्राइवेट इंश्योरेंस क्या चाहते हैं, वो तो देखो अपने लिए कंपनी है, प्रॉफिट बनाएगी, और इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट ये करते हैं। गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, जैसे ईएसआईसी हो गया, ईपीएफओ हो गया, पीएफआरडीए हो गया, है ना। तो यहाँ पर इनके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो मैनेज कर रही है सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस को। अगर मैं बात करूं आपके प्राइवेट इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर LIC, HDFC, अर्गो,
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सभी हमारा काम करें। एलआईसी जो है फिर भी यहाँ पर पीएसयूज में आ जाती है, ठीक है। फंडिंग की बात करते हैं तो टैक्स रिवेन्यूज और मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस में देखा जाता है। प्राइवेट इंश्योरेंस में जो प्रीमियम्स यहाँ पर हमारे पॉलिसी होल्डर्स पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मेंबरशिप पर, तो कंपलसरी टारगेट ग्रुप है, यूनिवर्सल रहेगा। प्राइवेट में ये वॉलेंट्री रहता है। प्राइसिंग की बात करें तो इनकम बेस्ड कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, हैवीली सब्सिडाइज्ड है। यहाँ पर ये रिस्क बेस्ड एक्चुअल प्राइसिंग होती है। बेनिफिट की बात करें तो ये डिफाइंड बाय लॉ है, मिनिमल गारंटीड सपोर्ट रहेगा। प्राइवेट इंश्योरेंस आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, बेस्ड ऑन पॉलिसी टर्म्स रहेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्सप्लिसिट है, हाई इनकम टू लो इनकम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाई इनकम वाले लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं और जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करें, जैसे हमने जेजीवाई में देखा, जीवन ज्योति बीमा योजना में देखा, ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड है यहाँ पर प्राइवेट इंश्योरेंस में। आप रिस्क पुलिंग किसकी कर रहे हो, जो इंश्योर्ड ग्रुप है, जिसने जितना पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। कोई अमीर या गरीब ऐसा कोई सीन तो है नहीं। चलो एग्जाम्पल्स में आपके पास में सोशल सिक्योरिटी में आते हैं ईपीएफओ, ईएसआईसी, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई, पीएमएसबीवाई, आयुष्मान भारत। प्राइवेट इंश्योरेंस में टर्म लाइफ प्लान्स, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस। करेंट स्टेट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, अब ये 2023-24 का डेटा है आपका, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बारी। गाइस वैसे ना ये वाला डेटा थोड़ा पुराना ही है, अभी न्यू अपडेटेड डेटा आया नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो बनाकर ना उसमें बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम इसको ना एक बार क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जब यहाँ पर नया डेटा आ जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या रहा। तो मैं एक वीडियो अलग से आपको बना दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले ना। चलो अब यहाँ पर एमर्जिंग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन, तो इन शॉर्ट टैक 2.0 आया। ये क्या है, जैसे यहाँ पर एजुकेशन आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से कंप्लीट कर रहे हो, ऐसे ही आपने देखा होगा कि अब जो इंश्योरेंस वगैरह है, एक तो ऑनलाइन सेटलमेंट हो जाता है सारा, है ना। दूसरा यहाँ पर आपको कोई फिजिकल पेपर्स के पर काम करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अप्लाई करो, वहां से वो लोग सारी चीजें पूछ लेते हैं और आपका काम हो जाता है। तो पे आउट्स यहाँ पर ट्रिगर हो रही है बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेदर डेटा, ठीक है। तो इसमें पैरामीट्रिक इंश्योरेंस आपका हो रहा है, जैसे क्रॉप ड्रॉट इंडेक्स आप देख लोगे। ब्लॉकचेन, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर ऑटोमेटेड क्लेम्स आ जाते हैं। फ्लाइट अगर डिले हो रही है तो उसका इंश्योरेंस है फॉर एग्जांपल। या फिर AIML चैटबॉट्स, यहाँ पर जैसे एको का ना वर्चुअल असिस्टेंट आया था शायद सबसे पहले। फिर यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन हुआ जिसमें 90% प्लस एक्यूरेसी देखी गई। फिर आता है एम्बेडेड इंश्योरेंस, तो ऑटो एडेड है ये एट पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पर फोन स्क्रीन इंश्योरेंस दिया जा रहा है, अमेजोन पर ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है मेक माई ट्रिप पर। प्रोजेक्टेड है कि जनरेट करेगा $3.3 ट्रिलियन इन प्रीमियम बाय 2030। और ये यहाँ पर S&P ग्लोबल जो है वो आपका बेसिकली डेटा लेकर आया है कि इंडिया में $3.3 ट्रिलियन तक का प्रीमियम जनरेट हो जाएगा बाय 2030। फिर यहाँ पर न्यू रिस्क कवरेज मॉडल्स की बात हुई कि ऑन डिमांड इंश्योरेंस, जैसे माइक्रो ड्यूरेशन का, आप अगर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, आप देखते हो 2-4 रुपए में आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर आवरली ट्रेवल इंश्योरेंस वाया ऐप होता है। फिर साइबर इंश्योरेंस होता है जिसमें कि आप देखेंगे 25% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया में देखा गया है। 3500 करोड़ रुपीस का मार्केट है बाय 2025। तो यहाँ पर हम रैंसमवेयर कवर करते हैं, डेटा ब्रीचेस कवर करते हैं। फिर आता है क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लड, साइक्लोन्स, ये सारी चीजों से जो हमारे प्रोडक्ट्स, पैरामीट्रिक प्रोडक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पर सेव करते हैं, इंश्योर करते हैं। तो आईसीआईसीआई लिम्बर्ड का फ्लड इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। अब रेगुलेटरी एंड बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बीमा वाहक एडा 2023। ये क्या है, यहाँ पर हम लोग विमेन लेड ग्रास रूट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं टियर 3+ टाउन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बीमा वाहक किसका है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये पोर्टल है हमारा एडा का, जहां पर बेसिकली इन्होंने बोला है, एडा का क्या है यहाँ पर अपना वो है प्लान कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय विच ईयर 2047। इसको सपोर्ट करने के लिए ही हम बीमा वाहक लेकर आए, जो कि यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरर्स को। कैसे, एक फोर्स बना रहा है, यहाँ पर एक फील्ड बना रहा है जिसमें कि हमारे पास में कॉर्पोरेट्स भी होते हैं
और इंडिविजुअल्स भी होते हैं। और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर जो हैं इनको हम बीमा वाहक बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम इन लोगों को? बीमा वाहक बोल रहे हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसिंग करवाते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो लीड इंश्योरर्स कोऑर्डिनेट करें डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ताकि इंश्योर करें मैक्सिमम कवरेज ऑफ ग्राम पंचायत, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस यूनिट्स है इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर एडा के बारे में तो आपको सारी चीजें इन्फॉर्म हो ही गई होंगी। ओपन इंश्योरेंस की बात करते हैं। ये आपका एआई एपीआई ड्रिवन डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कंसेंट लेते हैं इंडिविजुअल्स का और उनको पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स बनाकर देते हैं। अब जैसे उनकी यहाँ पर नीड्स होती है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उनके लिए अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इकोसिस्टम पार्टनरशिप, तो इंश्योरर फिनटेक टाई अप्स कर लेते हैं। जैसे पेटीएम ने एसबीआई लाइफ के साथ में, फोन पे ने बजाज अलायंस के साथ में करा, ठीक है, एको ने किया था यहाँ पर फोन पे के साथ में। तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, पेमेंट्स वगैरह या फिर जो फोन पे के कस्टमर्स हैं वो अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं थ्रू आपका फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। कस्टमर सेंट्रिक ट्रेंड्स, हाइपर पर्सनलाइजेशन, यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस होता है आपका। ऑटो प्रीमियम्स बेस्ड ऑन टेलीमेटिक्स डेटा, तो यहाँ पर आप कितना यूज कर रहे हो, कैसे आपकी चीजें चल रही है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके प्रीमियम्स डिसाइड होते हैं। मेंटल हेल्थ को कवर किया जा रहा है, तो अब यहाँ पर ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज जो है उसमें हम अपना मेंटल हेल्थ कवर करते हैं, जैसे नोवा बेनिफिट्स प्लम हो गए। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं, तो मंथली हेल्थ और एक्सीडेंटल प्लान्स जो है आपके, जैसे गो डिजिटल डिजिट केयर, ये हमारा कवर हो रहा है। अब अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पर आपको ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 में। आयुष्मान भारत इनिशिएटिव, आयुष्मान भारत योजना ही बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इम्प्लीमेंट किया इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। अचीव करना था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो कि रिकमेंड किया गया था बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। होलिस्टिक अप्रोच था जहां पर हमने प्रिवेंट करना था, प्रमोट करना था और एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करनी थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल्स पर। क्लेम टू फेम, तो रिकॉग्नाइज किया गया इसको एज लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड। की फीचर्स क्या है? कवरेज अमाउंट 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर हम प्रोवाइड कर रहे थे फैमिली फ्लोटर बेसिस पर। तो यहाँ पर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रहता है आपका 2011। इसमें डेप्रिवेशन क्राइटेरिया देखा गया, एंटाइटलमेंट बेस्ड नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड भी नहीं है। यहाँ पर जैसे जिन लोगों के पास राशन कार्ड थे उनको अप्लाई करने के लिए बोला गया। तो बेनिफिशियरीज की बात करें तो 12 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज जो है वो यहाँ पर टारगेट थी, अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। बॉटम 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको हम कवर कर रहे हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फैमिली साइज, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, बीपी हो गया या फिर हर्निया हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उसको भी हम डे 1 से कवर करते हैं, जो मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स कवर नहीं करती डे 1 से। फिर फंडिंग पैटर्न, तो फुल्ली फंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना। कॉस्ट शेयर कर रहे हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल जैसी गवर्नमेंट है तो इन्होंने इसे अप्लाई नहीं किया था, दिल्ली में वो लोग अपनी खुद की स्कीम ले आए थे। ठीक है, तो ममता बनर्जी की तो खैर कोई तारीफ करने के लिए छोड़ना ही नहीं चाहिए उनको कभी किसी चीज में, तो उन्होंने उसको अपने साथ में नहीं लिया था। अभी तो मुझे नहीं पता है, अभी हाल फिलहाल में एक्सेप्ट कर लिया हो तो 60:40 का यहाँ पर सभी स्टेट्स के लिए था मोस्टली, 90:10 ऑफ कोर्स यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रहता है। 100% यूटीज के लिए रहता है विदाउट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ये आप बताओ। पोर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो बेनिफिट्स दो ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है। बेनिफिट्स अवेलेबल नेशन वाइड है इन एनी एम्पैनल्ड पब्लिक या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर सभी जगह पर पूरे नेशन में आपको पब्लिक हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कैशलेस एंड पेपरलेस है, ट्रीटमेंट यहाँ पर बिना अपफ्रंट पेमेंट के हो जाता है एट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। बेनिफिट्स क्या क्या कवर्ड है? हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट आपकी 15 दिन बिफोर एंड आफ्टर।
तो 15 दिन पहले, 15 दिन बाद जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन लगी, जो कंसल्टेशन हुई, रूम और फूड चार्जेस आपके ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो यूजुअली जनरल वार्ड दिया जाता है, इसके अंदर आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। फॉलो अप केयर यहाँ पर एज पर पैकेज प्रोवाइड की जाती है। एक्सक्लूजन किस किस का है, जिसके पास में 4 व्हीलर है यहाँ पर या फिर अदर स्पेसिफाइड एसेट्स है, मंथली इनकम जिन लोगों की 10,000 से ज्यादा है। यार ऐसा नहीं लगता यहाँ पर ये कम से कम 25,000 होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पर आगे जाकर फ्यूचर में डेफिनेटली अपग्रेड हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओनर्स यहाँ पर जिनके 5 एकड़ से ज्यादा की एग्रीकल्चर लैंड है, और अदर हाई इनकम इंडिकेटर्स एज पर एसईसीसी फिल्टर्स, ठीक है, फिल्टर्स। देन इवोल्यूशन हुआ है इसका अर्लियर स्कीम्स से। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसमें कि 30,000 रुपीज का पर फैमिली पर ईयर 5 मेंबर कैप के साथ में यहाँ पर कवरेज दिया जा रहा था। एक टाइम पर 30,000 रुपीज ही बहुत होते थे। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, 5 लाख का कवर हमने देना शुरू किया। फैमिली साइज हमने रखा नहीं, पोर्टेबिलिटी यहाँ पर रखी, और डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग रखी है, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया ईएसआई स्कीम के साथ में, तो क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल नेटवर्क का फॉर बेनिफिशियरीज। टेक्नोलॉजिकल बैकबोन, पीएमजे डैशबोर्ड, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और रिपोर्टिंग हो रही है क्लेम्स की एंड ट्रीटमेंट की। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आधार बेस्ड ई केवाईसी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताकि एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करें। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल मैनेजमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन का और क्लेम सेटलमेंट करते हैं। पोर्टेबिलिटी, बेनिफिशियरीज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज को अक्रॉस स्टेट्स विदाउट न्यू रजिस्ट्रेशन। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सेंट्रल नोडल बॉडी, स्टेट हेल्थ एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगे स्कीम्स को स्टेट लेवल पर। मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में ट्रस्ट मॉडल आता है, स्टेट फंड्स क्लेम कर लेंगे डायरेक्टली। इंश्योरेंस मॉडल हो सकता है कि स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो स्टेट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में कॉन्टैक्ट करे और यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कर कर तब काम करे। हाइब्रिड मॉडल की यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो ट्रस्ट मॉडल का भी और इंश्योरेंस मॉडल का भी। देन आता है इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट। तो 2025 तक यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल किए जा चुके हैं, 28,000 पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। टोटल बेनिफिशियरीज यहाँ पर 6 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो ट्रीट किए जा चुके हैं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करें, जो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर था लो इनकम फैमिलीज के लिए, वो काफी कम हो चुका है ना। 5 लाख में यार बहुत बड़े ट्रीटमेंट हो जाते हैं। अगर किसी के ऑपरेशन वगैरह होने हैं तो वो भी आपके अच्छे खासे रूम वगैरह भी आप ले लोगे ना, तो भी 5 लाख के अंडर हो जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि काफी बड़ी है, जैसे कैंसर हो गया या कुछ इल ट्रीटमेंट्स आपके ऐसे होते हैं ना जिसमें टर्मिनल सिकनेस होती है, तो वहां पर दिक्कत आती है। पोर्टेबिलिटी यूटिलाइजेशन, लैक्स ऑफ पेशेंट्स अवेल कर चुके हैं ट्रीटमेंट आउटसाइड होम स्टेट्स। तो जैसे मान लो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप कभी भी यूपी की तरफ रहते होगे या फिर आप यहाँ पर एमपी की तरफ जाओगे या हरियाणा की तरफ जाओगे तो लोग दिल्ली भागते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखेंगे कि आपको दिल्ली में भी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। चैलेंजेस क्या है, अवेयरनेस गैप। तो बहुत सारी एलिजिबल फैमिलीज जो है अभी भी अनअवेयर है इन बेनिफिट्स की, एंड डेफिनेटली है। आप लोग बोलेंगे कि नहीं हमें तो पता है, आपको पता है, हो सकता है जो आपके यहाँ आंटी काम करने आती है, मेड जो काम करने आती है, या जो वर्कर्स आपके हैं उन्हें भी पता हो, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि उनके जानने वालों में कितने लोगों को पता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी वो गैप बहुत बड़ा एग्जिस्ट करता है। स्पेशली मान लो कोई सीनियर सिटीजन कपल है जो साथ में रह रहे हैं, बच्चे वगैरह नहीं है, तो उनको नहीं पता होता। फ्रॉडलेंट क्लेम्स, आपने देखा था बहुत सारे हॉस्पिटल्स आए थे, एक अहमदाबाद का हॉस्पिटल आया था जहां पर उन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट कर दिया लोगों को जिन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी ताकि उन्हें क्लेम मिल सके, है ना। तो मिसयूज कर लेते हैं कुछ हॉस्पिटल्स थ्रू इन्फ्लेटेड और फॉल्स बिलिंग। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखे गए रूरल एरियाज में। अभी मान लो किसी को एकदम से हार्ट अटैक आया, ठीक है, अभी वेंटिलेटर या फिर यहाँ पर ऐसी कोई भी आपको सुविधा ही नहीं मिल रही, हॉस्पिटल ही नहीं है कोई इस तरह का जो कि यहाँ पर ट्रीटमेंट दे पाए। अब पर्सन 1 घंटे 1.5 घंटा 2 घंटे यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस स्कीम का कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी शॉर्टेज है अनपैनल्ड हॉस्पिटल्स की। देखो 28,000 ऑल्दो अ वेरी बिग नंबर, बट अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर सो मेनी रूरल एरियाज आर देयर, सो मेनी टाउन्स एंड सो मेनी विलेजेस आर देयर, ये नंबर थोड़ा छोटा लगता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो शॉर्टेज है ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स की रिमोट एरियाज में।
वे फॉरवर्ड, हम यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन कर पाते हैं, ऑडिट सिस्टम जो है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हॉस्पिटल नेटवर्क को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में, अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर के लिए, और वन नेशन वन हेल्थ कार्ड जो है उसकी तरफ हम धीरे धीरे मूव करते हुए जा रहे हैं। अब आते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवरेज एक्सपेंशन फॉर सीनियर सिटीजन। अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए अलग चीजें हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना था ऑब्जेक्टिव कि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन था हमारे एल्डरली सिटीजन्स का, इसको यहाँ पर एनहांस करना था। कैसे? प्रोवाइड करने थे एक्सक्लूसिव एडिशनल हेल्थ कवरेज अंडर पीएम एबी पीएमजे, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन करना था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का, इंश्योर करना था इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस हमारे 70+ एज ग्रुप का। की फीचर्स क्या थे सीनियर सिटीजन एक्सपेंशन के? तो जो बेस कवरेज है, ठीक है, यहाँ पर वो प्रोवाइड किया गया 5 लाख फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली, और एग्जिस्टिंग पीएमएजीवाई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टॉप यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए दिया जा रहा है 5 लाख का एक्स्ट्रा हेल्थ कवर जिनकी उम्र यहाँ पर 70 साल या उससे ज्यादा है। अच्छा, ये यहाँ पर शेयर नहीं किया जा सकता यंगर फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर किसी की एज 70 साल की है तो उनके लिए तो 10 लाख का हो गया, लेकिन ये नहीं है कि अब यहाँ पर अगर किसी का 55 का एज है तो उनको भी 10 लाख का मिलेगा, उनको केवल 5 लाख रुपए का ही हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो यहाँ पर हमने एक सीनियर सिटीजन जो है उनके बेसिकली इन अ फैमिली उनको 10 लाख का टोटल कवर प्रोवाइड किया है। बेनिफिशियरी स्केल अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ फैमिलीज हैं और 6 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं जिनको हम नेशन वाइड बेनिफिट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस की, तो एक न्यू डिस्टिंक्ट एबीपीएमजे कार्ड जो है वो इशू किया जाता है एलिजिबल सीनियर सिटीजन के लिए, ताकि इनका आइडेंटिफिकेशन कर हम क्लेम प्रोसेसिंग कर पाए। अब स्कीम इंटरऑपरेटिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह आपका ऑलरेडी अंडर पब्लिक हेल्थ स्कीम जैसे सीजीएचएस, ईसीएचएस, सीएपीएफ, इसमें अगर ऑलरेडी कवर्ड है तो हम रिटेन कर सकते हैं या तो एग्जिस्टिंग स्कीम को या तो एबीपीएमजे पर यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ईएसआईसी के अंडर है तो स्टिल एलिजिबल रहेंगे पीएमजेवाई के लिए, और दोनों मिलकर यहाँ पर जो आपके कवर से को एग्जिस्ट कर लेंगे। बेनिफिट्स और सर्विसेज जो कवर किए जा रहे हैं, तो एबीपीएमजे बेनिफिट्स जो है जैसे सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, हॉस्पिटलाइजेशन, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, डायग्नोस्टिक मेडिसिन, आईसीयू केयर, ये सारी हमारी चलती हैं। फुल कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है एम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो सीनियर सिटीजन जो है वो अवेल करते हैं बेनिफिट्स एनीवेयर इन इंडिया। सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ इन कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स अमंग एल्डरली पॉपुलेशन। अर्ली ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव केयर जो है वो हमने एज रिलेटेड एलिमेंट्स की यहाँ पर एनकरेज की। इंक्रीज एक्सेस प्रोवाइड की गई स्पेशलाइज्ड गेरियाट्रिक केयर हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट आते हैं ईएसआईएस द ऑर्गेनाइज सेक्टर शील्ड। तो यहाँ पर आपका क्या देखने के लिए मिलेगा? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की शील्ड है। यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इसे एडमिनिस्टर करेंगे। लीगल बेसिस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर ही आएगा। मैंडेटरी है सभी एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए, जॉइंटली फंड किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आते हैं कवरेज एंड एलिजिबिलिटी के लिए। तो कवरेज यहाँ पर कितना है? 21,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर जनरल में मिलेगा, और अगर कोई पर्सन जिनको भाई कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पर 25,000 रुपीज पर मंथ का आपको कवरेज दिया जाएगा। एम्प्लॉयज अगर किसी फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं जहाँ 10 वर्कर्स से ज्यादा हैं या 10 वर्कर्स हैं तो यहाँ पर आपको एलिजिबल माना जाएगा। ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करें तो इंडिया के मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्सपेंड किया जा चुका है। अच्छा, जहां पर नहीं किया गया है वहां पर फेस्ड आउट रोल आउट जल्दी हो जाएगा, फेस्ड रोल आउट जल्दी हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन रेट्स, तो यहाँ पर आपका 1 जुलाई से ये रेट्स आए थे जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% वेजेस का होगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% ऑफ वेजेस रहेगा। तो टोटल 4% यहाँ पर वेजेस के आपके इसके अंडर जाएंगे। अब कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके थ्रू यहाँ पर कंपलसरी है? एक तो एलिजिबल वर्कर्स
और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो रेमिटांसेस जो हैं ईएसआई के पास में पहुंचाएंगे। ठीक है, वर्कर्स से जो यहाँ पर रेमिटांसेस हैं वो कौन कर रहा है, वो सारा काम हमें यहाँ पर एम्प्लॉयर कर देंगे। बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 46 ऑफ ईएसआई एक्ट। सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, तो मेडिकल केयर यहाँ पर डे 1 से आपको मिलेगी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में। कवरेज मिलेगा इंश्योर्ड पर्संस का, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का। कोई भी एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है ट्रीटमेंट के लिए इन ईएसआई या फिर ईएसआईसी या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। सिकनेस बेनिफिट्स, कैश कॉम्पनसेशन दिया जाएगा 70% ऑफ वेजेस ड्यूरिंग सर्टिफाइड सिकनेस अप टू 91 days पर ईयर। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट यहाँ पर 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिसीजेस के लिए पेबल होगा ये 2 साल एट एनहांस रेट्स। मैटरनिटी बेनिफिट 100% वेज पेमेंट रहेगी 26 वीक्स के लिए, एक्सटेंडेबल होगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। डिसेबलमेंट बेनिफिट, टेम्पररी डिसेबलमेंट में 90% वेज कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अंटिल रिकवरी। परमानेंट डिसेबलमेंट के टाइम पर लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन बेस्ड ऑन लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। डिपेंडेंट्स का बेनिफिट, पेंशन हम यहाँ पर डिपेंडेंट्स को देंगे ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन जिनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी या फिर डिसीज। एडिशनल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स अंडर ईएसआईसी, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं इंश्योर्ड वर्कर्स के लिए जो अपनी जॉब्स लूज कर देते हैं इनवॉलेंटरली। पेबल है यहाँ पर अप टू 24 मंथ्स एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डेली वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो अलाउंसेस दिए जाते हैं इंश्योर्ड वर्कर्स के लिए जो अपनी जॉब्स जानकर नहीं खो रहे हैं, वो यहाँ पर काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही है, तो ये 24 महीने तक दी जाती है एट अ फिक्स परसेंटेज। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसको ना वो बोलते थे रोजगार भत्ता। तो वन टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ दिया जाता है 90 दिन के लिए, 50% ऑफ एवरेज डेली वेजेस, टेम्परली एनहांस किया जाता है फ्रॉम अर्लियर 25%। कंपैरिजन की बात करें अगर पीएमजे में, तो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है, टैक्स फंडेड है। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए है अंडर वेज थ्रेशोल्ड, यहाँ पर पुअर वल्नरेबल हाउस होल्ड बेस्ड ऑन डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है। यहाँ बेनिफिट्स आपकी एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है, यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरीज की साइड से नहीं जाता। तो वर्कर्स जिन लोगों की वेज सीलिंग यहाँ पर कवर हो रही है, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है अनलेस कवर्ड बाय एम्प्लॉयर्स प्राइवेट स्कीम्स। अवेयरनेस गैप की बात करें तो मैनी वर्कर्स अनअवेयर ऑफ अवेलेबल बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर्स बताते नहीं है, उन्हें पता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स, ओवरक्राउडेड ईएसआईसी हॉस्पिटल्स देखे जाते हैं, अर्बन एरियाज में लिमिटेड रीच है, आपकी रूरल रिमोट लोकेशंस में। सर्विसेज प्राइमरली टाई की गई हैं ईएसआईसी फैसिलिटी में, और इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर स्कीम्स देखी गई है जैसे पीएमजे स्टिल डेवलपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज देखा गया है वेज सीलिंग में ताकि हम ज्यादा वर्कर्स को यहाँ पर इंक्लूड करें। इंटीग्रेट किया गया है पीएमजे के साथ में ताकि हॉस्पिटल पोर्टेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स हम कर पाए। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो फास्टर क्लेम्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जा रहा है। एक्सपेंशन हुआ है ईएसआईसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस, आपने से कई बार पढ़ा होगा। तो ये डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, 1954 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। टारगेट ग्रुप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, डिपेंडेंट एलिजिबल एम्प्लॉइज के और पेंशनर्स के, ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज यहाँ पर आपकी टारगेट ग्रुप है। की फीचर्स क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो प्राइमरी केयर डिस्पेंसरी सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल सिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट से अगर आपको कंसल्ट करना है तो रेफरल सिस्टम यहाँ पर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का रहता है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अगर हम बात करें वेलनेस सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन सभी को भी कवर किया जाता है। वॉट एंटाइटलमेंट आपका पे स्केल या फिर बेसिक पे जो दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिशन में उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कैशलेस फैसिलिटी, तो पेंशनर्स और कुछ कैटेगरीज हैं हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। प्रिवेंटिव केयर की बात करें यहाँ पर तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स दिए जाते हैं पेंशनर्स को, कॉन्ट्रास्ट विद पीएमजे। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट ग्रुप होता है जिसको टारगेट किया गया है विद टीयर्ड बेनिफिट्स।
यूनिवर्सल एक्सेस दी जाती है एलिजिबल फैमिलीज को। कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन आपका इनकम या पे स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता। बेनिफिट्स यूनिफॉर्म रहते हैं सभी बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीजनल एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ इनिशिएटिव एग्जांपल्स। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र, अब ये लॉन्च हुआ था आपका। अब यहाँ पर आपके पास में पहला स्कीम आता है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MPJY महाराष्ट्र। तो लॉन्च किया गया था यहाँ पर आपके पास में 2012 में बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लो इनकम फैमिलीज स्टेट में येलो ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर्स, कवरेज 1.5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। की फीचर्स यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर हो रही थी, फ्री एक्सेस मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए मिल रहे हैं एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, 1000 प्रोसीजर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करें स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को, टेलर्ड है टू लोकल सोशो इकोनॉमिक नीड्स। अब आते हैं यहाँ पर हमारी कुछ अलग से स्कीम्स हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के जन सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव हुआ था PMJDY का, इसके अंडर इसको लेकर आए थे। तो पहला आता है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये आपका यूनिवर्सल लाइफ कवर प्रोवाइड करता है, लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 में। LIC यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करता है और बाकी प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स। 1 ईयर का रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, 18 से 50 साल के लिए रहेगा विद अ बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जब किसी की डेथ हो गई तो यहाँ पर उनको इंश्योरेंस कवरेज का क्लेम अमाउंट दिया जाता है उनकी फैमिली को, ठीक है, या जो नॉमिनीज हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, मान लो आपने इस साल का 436 रुपीज का प्रीमियम पे किया एंड अगले साल के लिए फिर आपका डेट आ गया प्रीमियम पे करने का, तो आप अगले साल फिर से 436 रुपीज ही पे करोगे। तो पहले साल आपको 2 लाख रुपए का कवरेज मिला, अगले साल भी 2 लाख कवरेज ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कवरेज बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कब मिलता है, जब किसी की डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी कॉज। लीन पीरियड यहाँ पर 30 दिन का रहता है, तो अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हुई तो उनको कवरेज मिल जाता है इस 30 दिन के अंदर। अदरवाइज 1 महीने तक वो नॉन एक्सीडेंटल डेथ के लिए क्लेम सेटल नहीं कर सकते। प्रीमियम कलेक्शन ऑटो डेबिट इंश्योर कर रहा है कि स्केल क्या रहेगा और लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एनरोलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना बैंक अकाउंट्स में यहाँ पर मास इंक्लूजन लेकर आए हम, और इसी के थ्रू हम क्लेम करवाते हैं, ठीक है, इसी के थ्रू यहाँ पर ये अकाउंट्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी की डेथ हो गई तो क्लेम कैसे प्रोसेस किया जाएगा, जो भी नॉमिनी है वो बैंक ब्रांच को इन्फॉर्म करते हैं, फिर यहाँ पर वो सबमिट करेंगे क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, KYC, बैंक वेरीफाई करेगा, फॉरवर्ड कर देगा इसको इंश्योरर को। इंश्योरेंस कौन है, जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, या तो LIC या तो कोई प्राइवेट इंश्योरर। फिर इंश्योरर इस क्लेम अमाउंट को ट्रांसफर करता है नॉमिनी के बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर 23.12 करोड़ क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, और लाइफ कवर पेनिट्रेशन जो है लो इनकम हाउस होल्ड्स में ये भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब ये है आपका एक्सीडेंटल कवरेज। तो मान लो किसी को डिसेबिलिटी हो गई, या तो फिर यहाँ पर किसी के साथ में क्या होता है, डेथ हो जाती है, तो ऐसी दोनों ही सिचुएशन में इनको क्या प्रोवाइड करा जा रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 9 मई 2015 में ही इसको भी लॉन्च किया गया। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट इंश्योरर्स हैं, ये इसको एडमिनिस्टर करेंगे। 1 ईयर का रिन्यूएबल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, 18 से 70 साल का यहाँ पर टारगेट ग्रुप है, एक बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होगा। प्रीमियम आपका 20 रुपीज पर ईयर ऑटो डेबिट कर लिया जाता है। 2 लाख रुपीज यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ के या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के मिलते हैं। 1 लाख रुपीज यहाँ पर लॉस ऑफ 1 आई का या फिर 1 हैंड आपको, या 1 फुट आपका अगर चला जाता है, अब मतलब आपका नहीं, सॉरी, यहाँ पर आई एम रियली सॉरी, मतलब किसी पर्सन को हम थर्ड पर्सन को यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। टोटल एंड इररिकवरेबल होता है। क्लेम प्रोसेस, नोटिफाई करेंगे बैंक ब्रांचेस को विद इन 30 डेज ऑफ एक्सीडेंट, सबमिट करेंगे यहाँ पर क्लेम फॉर्म, FIR दर्ज की जाएगी, मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, बैंक फिर इंश्योरर को वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करेगा, क्लेम करेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू नॉमिनी या इंश्योर्ड अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कौन सा स्कीम चलता है, सुरक्षा बीमा योजना।
याद रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट आता है कॉमन फीचर्स हमारे पीएमजेजेबीवाई के और पीएमएसबीवाई के। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बैकबोन है। फिर अकाउंट से ना जिन लोगों ने यहाँ पर परमिशन दी होती है ऑटो डेबिट हो जाते हैं प्रीमियम, तो इजीली प्रीमियम कलेक्शन हो जाता है। एनुअल होता है रिन्यूअल, तो ऑटोमेटिक अनलेस आपने ऑप्ट आउट कर लिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आता है, तो बैंक्स और इंश्योरेंस दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं। एक्सट्रीमली लो प्रीमियम्स है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन करना है और मास मार्केट स्केल यहाँ पर देखा गया है। तो माइक्रो इंश्योरेंस लो इनकम और रूरल हाउस होल्ड को दिया जा रहा है। वल्नरेबिलिटी यहाँ पर कम कर दी जाती है फाइनेंशियल शॉक, डेथ से, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट से। डिजिटल और बैंकिंग इंटीग्रेशन किया जा रहा है पब्लिक वेलफेयर डिलीवरी के लिए। अब आते हैं रिटायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म सेविंग फ्रेमवर्क में। तो सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब ये जो स्कीम है ना, ये ऑल्दो यहाँ पर स्टॉप कर दी गई है, बट ऑफ कोर्स न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है, न्यू एनरोलमेंट्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो एक पेंशन स्कीम है, अवेलेबल है सीनियर सिटीजन के लिए। स्कीम यहाँ पर गारंटीड पे आउट ऑफ पेंशन कर रहा है एट अ स्पेसिफाइड रेट फॉर 10 ईयर्स। तो एक डेंथ बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस टू द नॉमिनी। तो जितने का आपने स्कीम खरीदा उतना पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है अगर किसी की डेथ हो गई पेंशनर की, अदरवाइज यहाँ पर पेंशन दी ही जाती है। तो स्कीम यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई थी, लॉन्च ईयर 2017 था, अब बंद हो चुकी है ये स्कीम। एलआईसी यहाँ पर नोडल एजेंसी है, सीनियर सिटीजन एजेड 60 इयर्स एंड अबव। हम पढ़ क्यों रहे हैं अगर बंद हो गई तो? क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था करना, एक तो वो लोगों के लिए आपकी चल रही है, दूसरा यहाँ पर जिन लोगों ने उससे पहले एनरोलमेंट कर लिया था उनके लिए तो ये एप्लीकेबल होगी ना। तो मिनिमम 60 साल और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। स्कीम को एग्जाम किया गया जीएसटी और सर्विस टैक्स से। पेंशन जो होगी वो हर एक पीरियड के बाद पेबल होगी। तो आपने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल जो भी डिसाइड किया होगा ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप चूज करोगे एज द पेंशनर एट द टाइम ऑफ परचेज। अब मिनिमम यहाँ पर 1.5 लाख रुपीस का आपका लिमिट है। मिनिमम पेंशन आपको 1,000 रुपीस पर मंथ दी जाएगी, 3,000 क्वार्टर में हो गई, 6,000 हाफ ईयर, 12,000 पर ईयर, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए की है जो कि आप डिपॉजिट कर सकते हो। अर्लियर ये 7.5 लाख थी। मैक्सिमम पेंशन आपको 9,250 रुपीस तक की मिल जाएगी पर मंथ। क्वार्टर में 27,750, हाफ ईयर में 55,500 और अदरवाइज पर ईयर लोगे तो 1,11,000 रुपीस पर ईयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिवाइज कर दी गई थी 1,56,658 रुपीस फॉर पेंशन ऑफ 12,000 पर एनम and 1,62,162 for getting a minimum pension of 1,000 rupees per month। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कैप आपका लगा हुआ है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ में, इसको लाइन कर 7.75% का, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर एनुअल रीसेट किया जाएगा रेट ऑफ रिटर्न का। कौन करेंगे? ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। डिफरेंशियल रिटर्न, जो रिटर्न जनरेट किया गया एलआईसी के थ्रू और जो अशोर्ड रिटर्न हमारा 8% पर एनम का अगर दिया जा रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट यहाँ पर बॉन्ड करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर है वो खर्चा। लोन यहाँ पर 75% तक दिया जाएगा परचेज प्राइस के आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर्स। अगर यहाँ पर पेंशनर जो है वो सर्वाइवल उनका रह जाता है, तो एंड ऑफ पॉलिसी टर्म के बाद में क्या होगा, जो परचेज प्राइस था वो और जो फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट थी वो इस यहाँ पर उनको पे किया जाएगा। स्कीम अलाउ कर रही है एक प्री मैच्योर एग्जिट आपका, अगर आपके स्पाउस या फिर यहाँ पर, ठीक है, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है किसी सीनियर सिटीजन को, तो फिर अगर उनको किसी क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस है तो प्री मैच्योर एग्जिट ले लो, लेकिन तब आपको 2% का पेनल्टी यहाँ पर देना पड़ेगा और केवल 98% आपका परचेज अमाउंट जो है वो रिफंड किया जाएगा। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है 10 साल के अंदर अंदर, तो ऐसे में बेनिफिट्स हम फॉरवर्ड करेंगे टू द नॉमिनीज। सीलिंग जो है मैक्सिमम पेंशन की वो यहाँ पर एक पूरी फैमिली के लिए है, ऐसा नहीं कि 2 मेंबर्स यहाँ पर अपने लिए ले रहे हैं, केवल एक ही पर्सन ले सकते हैं या एक ही फैमिली कर सकती है। तो फैमिली में आपके पेंशनर, उनके स्पाउस और डिपेंडेंट्स आ जाएंगे। पॉलिसी होल्डर को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि जो पॉलिसी है वो रिटर्न कर सकते हैं 15 दिन में ऑफ द परचेज। अगर पॉलिसी परचेज की है ऑनलाइन तो फ्री लुक पीरियड यहाँ पर 30 दिन का दिया गया है।
स्कीम में कोई भी टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर कोई भी टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स नहीं है। जैसे हमने देखा है ना, आपको अगर आप एनपीएस में जा रहे हो तो टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यहाँ नहीं दिए जा रहे। अब पीएम वीवीवाई जो है वो एक गुड ऑप्शन रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि एक सिक्योर और प्रॉफिटेबल पेंशन स्कीम चाहते हैं। स्कीम में आपको रेगुलर इनकम टू द सीनियर सिटीजन्स दी जा रही है और यहाँ पर फाइनेंशियल नीड्स उनकी फुलफिल की जाती है। ठीक है, तो इस इनकम के थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब यहाँ पर हमने इसको अभी कवर किया था। ठीक है, ये आपका सेम ही है, आई थिंक रिपीट हो गया अगेन। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जो एनुअल प्रीमियम है वो शेयर किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 50:50 के बेसिस पर। न्यू एनरोलमेंट जो है वो हमारी डन की जाएंगी अंडर PMJJBY या फिर SBY। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने इस स्कीम को बेसिकली यहाँ पर अपन लेकर आए हैं और एग्जाम कर दिया GST से। गवर्नमेंट ने कन्वर्स किया हमारी काफी सारी स्कीम्स, जैसे आम आदमी बीमा योजना विद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ताकि लाइफ और डिसेबिलिटी कवरेज हम प्रोवाइड करें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में, डिपेंडिंग की उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। और कौन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब इसका कन्वर्जन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कन्वर्जेंस हो गया है नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। तो एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए, ओल्ड एज सिक्योरिटी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। एट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म सेविंग एवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इफेक्टिवली, ताकि आप अपने रिटायरमेंट को सेफ और रेगुलेटेड मार्केट बेस्ड रिटर्न्स के हिसाब से ला पाओ। तो यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया 2004 में। PFRDS की नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो जितने भी इंडियन सिटीजन्स की उम्र 18 से 70 साल के बीच में है उनको यहाँ पर एलिजिबल माना गया। अब जो नए एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के आ रहे हैं एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस, वो यहाँ पर एनपीएस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉयज या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं वो भी एलिजिबल हैं। एनआरआई जिनका बैंक अकाउंट इंडिया में है वो भी एलिजिबल हैं। एनआरआई के जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट लिंक्ड हैं। 3 फंड्स यहाँ पर दिए जाते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। की फीचर्स, सब्सक्राइबर यहाँ पर अलॉट किया जाएगा उनको एक यूनिक प्रान जो कि पोर्टेबल और यहाँ पर यूज किया जा सकता है फ्रॉम एनी लोकेशन इन इंडिया। एनपीएस को हमने 2 टीयर्स में स्ट्रक्चर किया। टीयर 1 अकाउंट, नॉन विड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, जहां पर एक्यूमुलेशंस जो हैं वो डिपॉजिटेड हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको एज पर द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। हम क्या कर रहे हैं, नॉन विड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसमें से आप कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जितना भी पैसा डिपॉजिट करोगे वो अक्यूमुलेट हो जाएगा और हम इसको यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इनमें इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या तो हमारी मर्जी से होगी और सर्टेन टाइम के बाद में यहाँ पर जो एनपीएस का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। टीयर 2 होता है आपका वॉलेंट्री विड्रॉएबल अकाउंट, जहां से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और आप इसे तभी रख सकते हैं जब आप एक टीयर 1 अकाउंट पहले से अपने पास रखते हो, तभी आप टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, अब ये किसके नाम में खुलेगा, ऑफकोर्स जो भी टीयर 1 अकाउंट के सब्सक्राइबर है इनके नाम पर खुलेगा। विड्रॉल्स यहाँ परमिटेड है। ठीक है, जैसे भी सब्सक्राइबर की नीड है और जब भी वो क्लेम करना चाहते हैं। अब सब्सक्राइबर एनपीएस से कब एग्जिट ले सकते हैं, जब 10 साल उनके अकाउंट ओपनिंग के खत्म हो जाते हैं या तो फिर उनकी उम्र 60 साल हो जाती है, जो भी पहले होगा। ओनली अप टू 40% जो कॉर्पस है वो आप विड्रॉ करोगे लमसम में। 10,000 रुपीज आपके टोटल गए अभी तक, तो आप यहाँ पर से केवल 4,000 रुपीज ही निकाल सकते हो। बाकी 60,000 रुपीज का क्या होगा, आपको एक एन्युटी प्लान स्कीम खरीदनी होगी। ये क्या है, यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप एक यहाँ जैसे पेंशन स्कीम खरीदोगे। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसमें आपको मंथली क्वार्टरली जैसे भी आपने डिसाइड किया है, जैसे पेंशन आती है ऐसा पैसे दिया जाएगा। ठीक है, और यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का एनपीएस कॉर्पस में उसे 10% से 14% कर देंगे। अब आ जाओ टैक्स बेनिफिट्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंट्रीब्यूशन जो हमारे एनपीएस में हो रहे हैं वो एलिजिबल है फॉर एन एडिशनल टैक्स डिडक्शन। 50,000 रुपीज तक का यहाँ पर एडिशनल टैक्स डिडक्शन आपको मिल रहा है। तो एक तो हमें 1.5 लाख रुपीज का
टैक्स डिडक्शन अलाउ होता है हमारे सेक्शन 80C के अंडर। अब 80CCD और ये सब उसमें साथ में आ जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल जब यहाँ पर मान लो आपकी इनकम जो भी है ओल्ड पेंशन स्कीम में होता है, एक सॉरी ओल्ड टैक्स रिजीम में होता है, एक तो ये, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स डिडक्शन दिया जाता है। अगर इसके अलावा भी आपको 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन दिया जा रहा है अगर आपने एनपीएस में अप्लाई किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट थी वो विड्रॉल अगर आप कर रहे हो एनपीएस से तो 60% कर दी फ्रॉम 40%। ठीक है, ऑन एग्जिटिंग द स्कीम इफेक्टिवली मेकिंग विड्रॉल फ्रॉम पेंशन स्कीम 100% टैक्स फ्री। तो यहाँ पर अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो अब कोई ऐसा आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पार्शियल विड्रॉल किया अगर तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 10 साल का पूरा टेन्योर था सब्सक्रिप्शन का, इसमें से आप 3 बार अपना क्या ले सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। अगर यहाँ पर कब कर सकते हो ऐसा, जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं ऑफ ज्वाइनिंग द एनपीएस। अब ये जो 3 साल का रूल है ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, अगर आपने विड्रॉल स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग या फिर अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए किया। प्री मैच्योर एग्जिट लेना चाहते हो, ये तो था आपने पैसा निकालना है थोड़ा बहुत, जैसे आपका 10 लाख का फंड है आपने 2 लाख रुपीस निकाले। यहाँ पर अगर आपको एग्जिट ही करना है एनपीएस से, अब आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, तो आप केवल कब कर सकते हो, जब आपके 10 साल कंप्लीट हो गए। तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो आपका लेस देन या इक्वल टू 1 लाख रुपीज होना चाहिए। सब्सक्राइबर इस ऑप्शन को कब अवील कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट विड्रॉल का 10 साल कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन अगर यहाँ पर उनके अकाउंट में 1 लाख रुपीज या उससे कम है तो फिर वो पूरा 1 लाख रुपीज निकाल सकते हैं। अगर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस इनका 1 लाख से ज्यादा है तो केवल 20% एक्यूमुलेटेड फंड्स का ही पैसा निकाल सकते हैं लमसम, और रिमेनिंग 80% जो है वो यहाँ पर पेंशन कॉर्पस का क्या होगा, वो रखा जाएगा, जिसको आप यूज करोगे कि भाई यहाँ पर एन्युटी परचेज करनी है जो आपको रेगुलर मंथली पेंशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं रिवाइज्ड गाइडलाइंस की तरफ। तो पीएफआरडीए ने क्या बोला, सब्सक्राइबर्स जो कि स्कीम को यहाँ पर 65 एज के बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको 50% जो फंड्स हैं वो इक्विटीज में एलोकेट करने हैं। हमने देखा था ना, इक्विटीज दैट इज शेयर्स, या तो कॉर्पोरेट में आप कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो एज पर रिवाइज गाइडलाइंस जो सब्सक्राइबर्स यहाँ पर क्लोज करेंगे अपने एनपीएस अकाउंट को, इनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो एक नया अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं एज पर द इंक्रीज्ड एज एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिन्होंने अपना एनपीएस अकाउंट बंद करा, अब ठीक है नया अकाउंट आप खोल लो, अब लेकिन यहाँ पर आपकी जो एज यहाँ इंक्रीज हुई है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो जो सब्सक्राइबर्स एनपीएस ज्वाइन कर रहे थे 65 की उम्र के बाद में, पीएफआरडी ने बोला कि आपको नॉर्मल एग्जिट केवल 3 साल के बाद ही मिलेगी। अब एग्जिट जो है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स वो प्री मैच्योर एग्जिट मानी जाएगी, और ऐसे में आपको अगर कॉर्पस 2.5 लाख से कम का है तो सब्सक्राइबर क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं पूरा अमाउंट एक गो में। अच्छा, नॉर्मली कितना होता है, 1 लाख होता है। अगर यहाँ पर 65 से ज्यादा की उम्र हो गई है तो 2.5 लाख रुपए का कॉर्पस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अटल पेंशन योजना में। तो एक पेंशन स्कीम है हमारे वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, याद रखना ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो यहाँ पर पर्सनल मेड्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स, इन सब के लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, रिप्लेसमेंट की तरह आई थी टू प्रीवियस गवर्नमेंट स्वावलंबन योजना। ठीक है, कांग्रेस की यहाँ पर स्वावलंबन योजना चलती थी, 2015 में हम इसे लेकर आए। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी यहाँ पर हिस्सा रहेगा। जितने भी हमारे यहाँ पर सिटीजन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और जो एनपीएस को ज्वाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पीएफआरडीए, और जो मेंबर्स नहीं है बाकी किसी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, ठीक है, उनको फोकस रखा गया। तो सब्सक्राइबर्स को फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 1,000 रुपीज पर मंथ की, 2,000 रुपीज पर मंथ, 3,000, 4,000, 5,000। ठीक है, जो भी वो डिसाइड करेंगे। तो 1,000 से 5,000 तक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिनिमम और मैक्सिमम का, तो आपको पता होना चाहिए। एट द एज ऑफ 60 इयर्स डिपेंडिंग उनका कंट्रीब्यूशन क्या था,
जो कि आपका वेरी करेगा ऑन द एज ऑफ ज्वाइनिंग द एपीवाई। अब 18 से 40 साल की उम्र तक की आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और मिनिमम पीरियड जो है कंट्रीब्यूशन का वो आपका 20 साल या उससे ज्यादा रख सकते हो। बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट आपको फिक्स पेंशन दे रही है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर ना कुछ समय के लिए को कंट्रीब्यूट किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% जो अमाउंट सब्सक्राइबर दे रहा था उसका प्रोवाइड कर रही थी, या फिर 1,000 रुपीज, जो भी यहाँ पर कम होगा। तो जितने भी यहाँ पर हमारे पास में 5 साल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, 2015-16 से 2019-20 तक, और जो लोग एनपीएस को 31 दिसंबर 2015 से पहले ज्वाइन कर रहे हैं और इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है, ठीक है। अब फिक्स पेंशन जो दी जा रही है वो आपकी 1,000 से 5,000 के बीच में थी, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो 18 से 40 साल की उम्र के बीच में। अब कंट्रीब्यूशन लेवल हर एक किसी का चेंज होगा, तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और लेट ज्वाइन करेंगे तो उनको ज्यादा पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए, अब मंथली पेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल होगा ये टू द सब्सक्राइबर एंड आफ्टर हिम टू हिज और हर स्पाउस आफ्टर देयर डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पेंशन होगी वो दी जाएगी सब्सक्राइबर को, अगर उनकी डेथ हो गई तो उनके जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं, एंड पेंशन कॉर्पस जो है वो आपकी अक्यूमुलेट होगी 60 साल की उम्र तक सब्सक्राइबर की, एंड देन फिर नॉमिनी जो है उनको हम दे देंगे वापस। अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, मतलब 60 साल से पहले, तो स्पाउस यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के लिए, टिल की यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर थे उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। मतलब किसी की मान लो 58 में डेथ हो गई, तो यहाँ पर अगले 2 साल के लिए इनके स्पाउस ने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर यहाँ पर डेथ हो गई सब्सक्राइबर की और स्पाउस जो है उनको फिर भी हम सेम अमाउंट ऑफ पेंशन देंगे जब तक कि यहाँ पर उनकी डेथ नहीं हो जाती। ईपीएफ का ऑर्गेनाइज सेक्टर का मैंडेटरी सेफ्टी नेट, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कंपलसरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है एम्प्लॉयज के लिए जो कि सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो ईपीएफओ यहाँ पर क्या करता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, तो अब यहाँ पर ईपीएफओ के थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जाता है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगी, गवर्न इसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंडर लेकर जाएंगे। कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयज के बेसिक सैलरी प्लस डीए के साथ में, ठीक है, जिसकी आपकी बेसिक सैलरी जितनी है और आपका डियरनेस अलाउंसेस कितने हैं, इनको यहाँ पर ऐड कर कर जो 12% निकाला जाएगा इसका। अब 12% का क्या होगा, 12% निकालकर हम यहाँ पर इतना अमाउंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कैसे शेयर होगा, तो एम्प्लॉय का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएफ अकाउंट में जाएगा, एंड ये यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का शेयर है, ठीक है, इसमें 88.33% कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में, 3.67% ईपीएफ में जाएगा, गवर्नमेंट भी 1% ईपीएस के टवर्ड्स कंट्रीब्यूट करेगी। बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड में हम लमसम रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो इंटरेस्ट आपका 8.25% का रखते हैं। पेंशन मंथली इनकम यहाँ पर अंडर ईपीएस आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, ठीक है, और लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम आपकी रहेगी। तो प्रोविडेंट फंड में आपका एक लमसम रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाता है जिसमें इंटरेस्ट आपको 8.25% के अराउंड ही अभी भी रहता है, उतना मिलेगा। विड्रॉल रूल्स क्या है, या तो आप रिटायरमेंट के बाद में विड्रॉ कर लो पूरा पैसा, या फिर अगर 2 महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको पूरा पैसा निकालना अलाउड है। पार्शियल विड्रॉल करना है अगर मेडिकल नीड्स के लिए, तो कोई भी मिनिमम सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शादी हो रही है किसी की या हायर एजुकेशन के लिए निकालना है तो 7 साल के बाद निकाल सकते हो। अगर घर खरीदना है या लोन रिपेमेंट करना है तो भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। एडवांस विड्रॉल्स अगर आपको करने हैं तो नॉन रिफंडेबल है ये सर्टेन इमरजेंसीज में। पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या है, फोर्स्ड सेविंग्स हो रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज की, तो रिटायरमेंट सिक्योरिटी और रिड्यूसिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल है। एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल जिसमें
एम्प्लॉई जो होता है जिसके यहाँ पर जिसको हम ये पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट, इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट हमारी जगह से पे कर रही है और गवर्नमेंट हमें जो पेंशन मिल रही है उसमें गवर्नमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में। कॉम्प्रिहेंसिव यील्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। आउटपुट यहाँ पर मिलता है इंडेमनिटी क्रॉप इंश्योरेंस। तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम देते हैं फार्मर्स को जो यील्ड लॉसेस हो गए, मान लो यहाँ पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, किसी वजह से कीड़ों ने फसल खा ली, है ना, तो ऐसे में अगर कोई नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क है जैसे वेदर एक्सट्रीम्स, पेस्ट अटैक, नेचुरल डिजास्टर्स, तो हम फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करते हैं और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो प्रीमियम रेट्स यहाँ पर यूनिफॉर्म है। खारिफ और ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए 2%, राबी और ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए 1.5%, एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% ऑफ सम इंश्योर्ड। जैसे 1 लाख रुपए का अगर आपको सम चाहिए इंश्योर्ड तो 2% आप क्या दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो। रिमेनिंग प्रीमियम कौन कौन करेगा, सेंटर और स्टेट यहाँ पर अपना डिवाइड कर लेंगे। एंटायर क्रॉप साइकिल हम कवर करते हैं, 6 महीने की है तो 6 महीने, एनुअल वाली है तो पूरा 1 साल में। अब इसमें प्री सोइंग्स, आपने सो करा उससे पहले, सोइंग का, ग्रो करा, हार्वेस्ट करा और हार्वेस्ट के भी 2 हफ्ते के बाद में हम इसको कवर कर रहे होते हैं। तो रिस्क कौन कौन से कवर है, नेचुरल फायर लग गई, लाइटनिंग हो गई, बिजली गिरना, ड्रॉट्स आ गए, फ्लड्स आ गए, साइक्लोन्स हो गए, हेल स्टॉर्म्स आ गए, पेस्ट डिसीज आउटब्रेक हो गया, लोकलाइज्ड इवेंट जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए। अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, जीआईएस प्रोवाइड किया जाता है यील्ड एस्टिमेशन के लिए। मोबाइल ऐप यूज कर रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकते हो। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल यूज कर ऑनलाइन एनरोलमेंट्स और क्लेम्स ले सकते हो। डिजी क्लेम से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल जाता है फार्मर अकाउंट में। फ्रॉम खारिफ 2024 ऑटोमेटिक 12% का पेनल्टी कटेगा अगर यहाँ पर जो कंपनी है वो डिले कर रही है क्लेम पेमेंट में। खारिफ 2025 में बोला गया कि एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा स्टेट्स के लिए और जो यहाँ पर प्री डिपॉजिट करेंगे उनके शेयर ऑफ प्रीमियम। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इनकम वोलेटिलिटी जो फार्मिंग में हो रही थी उसको एड्रेस कर रहे हैं कि भाई उनको यहाँ पर रेगुलर इनकम मिले, एज सच इश्यूज नहीं आने चाहिए। Restructured weather-based crop insurance scheme, वेदर इंडेक्स मॉडल बेस्ड मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, एडमिनिस्टर किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पैरामीट्रिक वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस, क्विकर सिंपलर इंश्योरेंस पे आउट दे रहे हैं फार्मर्स को जिनकी क्रॉप्स अफेक्ट हुई थी एडवर्स वेदर पैरामीटर से बिना किसी डिलेस के ऑफ फील्ड बेस्ड यील्ड असेसमेंट्स का। ठीक है, की फीचर्स क्या है, रिस्क बेसिस में हमारे पास में वेदर पैरामीटर्स यूज करेंगे, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, फ्रॉस्ट एज प्रॉक्सीज फॉर क्रॉप लॉस। डेटा सोर्स में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और अदर साइंटिफिक मेट्रोलॉजिकल डेटा। क्लेम प्रोसेस में फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रिगर बेस्ड सेटलमेंट, यहाँ पर जब वेदर डिविएट करेगा एग्रीड थ्रेशोल्ड से। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो रेनफॉल ज्यादा हो गई है ना, तो हो सकता है 70% क्रॉप खराब हुई, तो उतना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे। टेम्परेचर, ये सब हम प्रॉक्सीज की तरह यूज करेंगे। फिर डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के थ्रू लिया जाएगा और जो साइंटिफिक हमारा मेट्रोलॉजिकल डेटा है। क्लेम के लिए आपका ये फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रिगर बेस्ड सेटलमेंट है, जैसे वेदर खराब हुआ है ना, हमारे पास मैसेजेस आते हैं फोन पर, वैसे ही यहाँ पर आपका ट्रिगर चला जाएगा कि भाई यहाँ पर क्रॉप सब लॉस हो जाएंगी। तो फार्मर्स को कुछ भी लॉस इंटीमेशन नहीं करना है अनलेस कि यहाँ पर एड ऑन पैरल्स आ गए, मान लो हेल स्टॉर्म्स हो गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में फार्मर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा। एडवांटेजेस यहाँ पर क्या है, ओवर पीएमएफबीवाई ज्यादा जल्दी पे आउट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा रहे, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनिमम ऑन फील्ड वेरिफिकेशन हो रहा है। प्रीमियम रेट्स और सब्सिडीज जो है वो पीएमएफबीवाई जैसी है, स्टेट्स चूज कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स और डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना है आरडब्ल्यूबीसीआईएस में इंस्टेड ऑफ पीएमएफबीवाई। तो ये स्पेशली हमारे हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए यूजफुल है और जहाँ पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट थोड़े डिफिकल्ट या कॉस्टली हैं, तो ये पीएमएफबीवाई को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
और क्विकर लिक्विडिटी इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को इन वेदर डिजास्टर ईयर्स। ठीक है, इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आया। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर कर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना। और भी कोई चीज चाहिए तो वो भी बता देना। इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैंने लाना शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी मैं आरबीआई का भी इकोनॉमिक्स लाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, आरबीआई का मैनेजमेंट खत्म होने वाला है, आईएफएससी से भी और पीएफआरडी का मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी कोर्सेज के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है आरपीआई एकेडमी, उसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो rpacademy.co.in। तो वहां पर आपको आईएफएससी, ईपीएफओ, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, कॉम्बो कोर्सेज काफी सारी चीजें मिलती हैं, तो वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।